वेलकम बैक स्टूडेंट आज के हमारे इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। ओके, अब प्रोबेबिलिटी आपने स्टैंडर्ड 10th और 11th में पढ़ा है तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी कुछ नया नहीं है। ओके, आप जानते हो थोड़ा सा तो, बट जब भी प्रोबेबिलिटी आती है तब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भाई प्रोबेबिलिटी बाकी सारे चैप्टर के कंपैरिजन में थोड़ी सी टफ है ना। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक ये क्वेश्चन आता होगा कि भाई बाकी सारे जो जितने भी हमारे चैप्टर है उसकी कंपैरिजन में प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी टफ है, बट ऐसा कुछ है नहीं। असल में प्रोबेबिलिटी में होता क्या है, देखो समझो एक बार कि प्रोबेबिलिटी में जो प्रोबेबिलिटी है ना वो टोटली लॉजिक बेस्ड है। क्या है? लॉजिक बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आप लॉजिक के बिना नहीं कर सकते, है ना। जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो तो अलग की बात है, बट आपके पास अगर कोई डेटा टाइप कोई क्वेश्चन आपको दे दे तो उसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, है ना। आपके पास जितनी भी अभी तक की जो प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी वो सब लॉजिक बेस्ड ही होती है। अब समझो कि आपको दूसरे जो चैप्टर है ना उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी टफ क्यों लगती है कि जो दूसरे चैप्टर होते हैं उसमें आप सपोज 5 मिनट का कोई क्वेश्चन है तो उसमें आप 30 सेकंड या तो 1 मिनट सोचते हैं कि इसको हमें कैसे सोल्व करना है। ओके, फिर जो बाकी की 4 मिनट बची है उसको आप सॉल्यूशन में लगा देते हैं। बट यहां थोड़ा सा उसका रिवर्स है। क्या है कि अगर हमारे पास 5 मिनट्स का कोई क्वेश्चन है तो उसमें हमें 2 मिनट तक तो सोचना ही है, 2 या 2.5 मिनट तक सोचना है कि भाई इसमें करना क्या है, असल में इसमें करना क्या है, इसका लॉजिक का क्या है। अगर आपके दिमाग में ये लॉजिक आ गया है ना तो आप सॉल्यूशन तो 2 मिनट में लिख देंगे, भले 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो या तो 5 मिनट का क्वेश्चन हो तो आप 2 मिनट में उसका सॉल्यूशन लिख देंगे। मतलब जो मेन बात है वो लॉजिक की है। अगर आप लॉजिक लगाना सीख गए तो प्रोबेबिलिटी में कुछ है ही नहीं। आई बात समझ में? प्रोबेबिलिटी एकदम इजी है। अगर आप लॉजिक लगाना सीख गए तो प्रोबेबिलिटी इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर। ओके, तो हम यहाँ प्रोबेबिलिटी एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं। ओके, तो टेंशन मत लेना, अगर 11 का थोड़ा सा आप भूल गए होगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा। देखो, हम प्रोबेबिलिटी में असल में करते क्या थे कि हमारे पास 3-4 वर्ड्स ऐसे थे जिससे हम परिचित थे। कौन से वर्ड? देखो कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फर्स्ट हम एक्सपेरिमेंट करते थे, कोई भी प्रयोग करते थे, है ना। क्या करते थे? एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंट करते थे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम क्या निकालते थे? उसका एक्सपेरिमेंट कर लेते पहले। ओके, फिर हम उसका सैंपल स्पेस निकालते थे। क्या निकालते थे? सैंपल स्पेस। देखो, सैंपल स्पेस। ओके, सैंपल स्पेस निकल जाता था, फिर बाद में उस सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग हम क्या निकालते थे? उसके इवेंट्स निकालते थे। क्या निकालते थे? इवेंट्स। फिर इवेंट्स निकल जाते थे और लास्ट में हम इस सारा डेटा का क्या निकाल देते थे? प्रोबेबिलिटी। आई बात समझ में? लास्ट में हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते थे। अब समझो यहां कि भाई ये क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट्स क्या है और प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो, ये जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं इसी तरह आपने लास्ट जो अपने मतलब 10th और 11th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है उसी तरह आपने काम किया होगा। समझो यहां कि भाई मैं अगर कोई एक्सपेरिमेंट ले लेता हूं, सपोज यहां इस वर्ड्स का मैं यहां डिस्क्रिप्शन देता हूं, एक्सपेरिमेंट। तो समझो यहां कि अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता हूं, सपोज मैं कोई 2 हमारे पास कॉइन है उसको मैं टॉस करता हूं, है ना, टॉसिंग 2 कॉइन। ओके, 2 कॉइन। सपोज हम
दो कॉइन को टॉसिंग कर रहे हैं। ओके, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया। अगर अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं 2 कॉइन को टॉस करने का, तो हमारे पास जो सिंपल स्पेस बनेगा, ये सिंपल स्पेस, और इसको हम एस से डिनोट करते हैं सपोज, है ना। तो ये सिंपल स्पेस बनेगा कि भाई अगर हमें 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो फर्स्ट कॉइन पे अगर हमारा एच आता है, सेकंड में भी एच आता है। एच का मतलब क्या होता है? हेड होता है, और टी का मतलब क्या होता है? टेल होता है। अगर फर्स्ट में एच आता है, सेकंड में टेल आता है, फर्स्ट में टेल आता है, सेकंड में हेड आता है, और दोनों में टेल आता है, तो ये हमारा सिंपल स्पेस ऑलवेज बनता है। अब हमें इवेंट्स लेनी है भाई, तो इवेंट्स हम कैसे लेते हैं कि ये हमारे पास सिंपल स्पेस बना ना, तो हम इवेंट्स को सपोज मैं ई नाम दे देता हूं और एफ नाम दे देता हूं। सपोज ये हमारे पास इवेंट्स है। क्या है? इवेंट्स है। तो इवेंट्स में सपोज कोई भी ले लेता हूं कि एटलीस्ट 2 है। सपोज मैं इवेंट्स फर्स्ट ले लेता हूं कि अगर हम टॉस करेंगे कोई भी कॉइन को तो हमें एटलीस्ट 2 हेड मिलना चाहिए। ओके, एटलीस्ट 2 हेड। ओके, ये हमारे क्या हो गई? इवेंट्स हो गए, है ना। और मैं एफ ले लेता हूं। एफ इवेंट जो है वो कोई भी मैं रेंडमली ले लेता हूं कि एटलीस्ट मैंने यहां 2 हेड्स लिया। ओके, और मैं ले लेता हूं कि दूसरी इवेंट्स कोई भी ले लेता हूं कि फर्स्ट मुझे टेल मिलना चाहिए। सपोज फर्स्ट जो है ना वो टेल मिलना चाहिए, ऐसे मैंने ले ली। तो फर्स्ट शो टेल, क्या मिले? हमें टेल मिले। ओके, तो अब समझो यहां कि अगर हमें एटलीस्ट 2 हमें हेड चाहिए, तो हमें 2 हेड तो चाहिए, उससे ज्यादा हो भी तो भी चलेगा। तो 2 हेड्स वाली यहां कौन सी प्रोबेबिलिटी है, मतलब कौन से इवेंट में 2 हेड्स मिल रहे हैं? तो एक ही इवेंट्स है हमारे पास, है ना। ये सारी की सारी क्या होती है? इवेंट्स होती है। क्या होती है? इवेंट्स होती है। तो ये हमारी इवेंट्स एक थी कि भाई एटलीस्ट हमें 2 हेड तो चाहिए, इससे ज्यादा हो तो भी चलेगा। बट यहां हमारे पास 2 ही हेड है ना, तो इससे ज्यादा हेड तो नहीं है, तो हमारे पास एक ही इवेंट्स आएगी, एच एच। आई बात समझ में? अब यहां मैंने कहा कि फर्स्ट शो टेल, मतलब हमारे पास जो फर्स्ट गिरेगा वो कॉइन, उसमें हमें क्या मिलना चाहिए? टेल। तो वो हमारे पास 2 इवेंट्स है। क्या इवेंट्स है? टी एच और टी टी। आई बात समझ में? ओके, अब समझो मेरी बात। अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि P ऑफ E निकालना है ना। P का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? E की। तो तब हम क्या करते थे कि भाई हमारे पास नंबर ऑफ E का एलिमेंट होता है, उसकी संख्या हम लिखते थे अपॉन में नंबर ऑफ S। और आप सपोज ऐसे नहीं पढ़े हो तो ऐसे भी पढ़ा होगा आपने कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स ऑफ E, है ना। यहां क्या है? जो हमारे पास E है ना उसकी संख्या, और नीचे क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स ऑफ S। यहां क्या होता है? S होता है ना। या तो आपने ऐसा पढ़ा होगा या तो आपने ऐसा पढ़ा होगा, व्हाटएवर, दोनों एक ही चीज है। तो यहां समझो कि भाई P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ E। E का मतलब क्या होता है कि यहां हमारे पास जो इवेंट्स है ना उसकी संख्या, तो ये हो जाता है नंबर ऑफ E, और ये होता है कितना है? 1 है। अब यहां मैं बताऊं कि भाई इस नंबर ऑफ F का कितनी इवेंट है? नंबर ऑफ F इज इक्वल टू 2 है। अब ये S है तो उसका नंबर ऑफ S निकालेंगे। नंबर ऑफ S इज इक्वल टू कितना होता है? 4 होता है। देखो समझो, आई बात समझ में? अब समझो कि अब हमें यहां P ऑफ E निकालना है, तो नंबर ऑफ E कितना है? 1 है, अपॉन में नंबर ऑफ S कितना है? 4 है, तो यहां आ जाएगा 4। आई बात समझ में? ओके। अब अगर मुझे P ऑफ F निकालना है तो मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ F अपॉन नंबर ऑफ S, ओके, इज इक्वल टू नंबर ऑफ F कितना है हमारे पास? 2 है। कितना है? 2 है, अपॉन में नंबर ऑफ S 4 है, तो ये आ जाएगी 1/2।
तो इसी तरह हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट की। रैंडम एक्सपेरिमेंट कोई भी ले लो आप, तो आप इसी तरह आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। आई बात समझ? तो ये तो थोड़ी बेसिक चीज थी। अब यहां से हमें हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करना है, जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलो इसको नोट डाउन कर लो एक बार, फिर हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलो अब समझते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हम फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, ओके, और उसको हम कैसे कोई क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं वो सीखेंगे, ओके। तो समझो यहाँ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब हम अभी तक प्रोबेबिलिटी ही पढ़ते थे, बट यहाँ हमें कंडीशनल मतलब कोई कंडीशन गिवन होगी, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कैसे अलग होती है वो समझो यहाँ कि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि भाई कोई सिंपल स्पेस गिवन होता है कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट का, है ना, तो वो लिखते हैं। समझो यहाँ डेफिनेशन को भी कि अगर लेट S be the sample space of any random experiment, ओके, कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसका ये सैंपल स्पेस है, of any random experiment, ओके, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने ले लिया, उसका ये सैंपल स्पेस है, ओके, एंड ये सैंपल एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस ले लिया। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम इवेंट्स भी तो लेनी पड़ेगी, ओके, तो ले लेते हैं। एंड E एंड F आर टू इवेंट्स है, इवेंट्स एसोसिएटिव with sample space x। समझो कोई भी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है तो उसके लिए हमें पहले तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और उस एक्सपेरिमेंट पे हमें सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बात की कि पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर सैंपल स्पेस निकालते हैं, फिर उस सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग सैंपल स्पेस एस के अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं, उसकी इवेंट्स निकालते हैं, और उस इवेंट्स निकल जाते हैं, फिर उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे, है ना। बट यहां हमारे पास सैंपल स्पेस भी निकल गया, दो इवेंट्स भी निकल गई, तब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की हमें क्या निकालनी है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या निकालनी है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ। कब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है? कि जब एक जो ये इवेंट्स है ना वो हो चुकी हो। समझो इस बात को। इफ F is occurred is denoted by, देखो पहले समझो इसको, is denoted by P of F oblique E, और इसको हम लिखते हैं P of E intersection F upon P of F, where P of F does not equal to 0। इसको समझो पहले। यहां मैंने क्या किया कि भाई हमारे पास अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट मैंने किया और उस एक्सपेरिमेंट में से मैंने सैंपल स्पेस निकाला, ओके, फिर सैंपल स्पेस निकल जाता है, फिर हम उस सैंपल स्पेस में से कोई दो इवेंट्स ले लेते हैं। तो सपोज मैंने ले लिया E और F दोनों इवेंट्स है सैंपल स्पेस की। फिर समझो, फिर मैंने क्या सोचा कि भाई अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैंने सोचा कि भाई हमें इस E की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में असल में होता क्या है कि कोई भी एक इवेंट्स हो चुकी होती है ना। तो यहां समझो ये F इवेंट्स है ना वो हो चुकी है, वो क्या हो गई? हो चुकी है।
तब हमें इस f की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आई बात समझ में? यानी कि ये पी ई ओब्लिक, ये ओब्लिक है और ये f है। यहां जो ओब्लिक के राइट हैंड साइड में जो है ना, जो भी इवेंट्स होती है वो हो चुकी है ना, वो हो चुकी है और इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ऑलवेज। तो उसकी फॉर्मूला है P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में P ऑफ F। अब याद रखना, यहां जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो चुकी है उसकी ही प्रोबेबिलिटी होती है और ये कभी भी नेगेटिव नॉट इक्वल टू जीरो, ये कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होती। यानी कि P ऑफ E इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होती है ऑलवेज। आई बात समझ में? तो ये थी हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। अब हमें इसका यूज करना है कोई एग्जांपल में। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं आपकी बुक का ही एग्जांपल लेता हूं। तो उसमें है, बुक का एग्जांपल ले लेता हूं। देखो, चैप्टर की शुरुआत में ही लिखा है कि भाई 3 कॉइन टॉसिंग करते हैं। ओके, ये मैं एक्सपेरिमेंट ले लेता हूं। यहां एक्सपेरिमेंट क्या ले लिया? रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो यहां रैंडम एक्सपेरिमेंट पहले हमें लेना है, फिर हमें इसका सैंपल स्पेस निकालना है। तो यहां मैंने ले लिया कि 3 कॉइन, या तो टॉसिंग 3 कॉइन। ओके, 3 कॉइन्स। चलो रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लिया, फिर हमें इसका सैंपल स्पेस निकालना है। अब सैंपल स्पेस कैसे निकलेगा कि हमें 3 कॉइन को टॉस करना है, यानी कि हेड 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 आएगा, है ना, एच एच टी आएगा, एच टी एच आएगा, टी एच एच आएगा, ये आपको निकालना आता है। फिर क्या होगा कि एच टी टी होगा, टी एच टी होगा, फिर क्या होगा टी टी एच होगा और लास्ट में ट्रिपल टी हो जाएगा। ये हमने सैंपल स्पेस निकाल दिया। अब सैंपल स्पेस निकल जाता है, फिर हमें 2 इवेंट्स निकालने हैं और इवेंट्स भी आपके मैं बुक के ही लूंगा। तो फर्स्ट इवेंट्स जो है वो है एट लीस्ट 2 हेड अपीयर्स। क्या है? इवेंट सपोज मैं ई ले लेता हूं, तो उसमें है कि एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर्स, है ना, अपीयर्स। यानी कि 2 हेड्स हमें मिले, एटलीस्ट 2 हेड्स तो हमें मिलने ही चाहिए। जो सेकंड प्रोबेबिलिटी है F, और F जो है वो क्या है कि फर्स्ट कॉइन शो टेल, फर्स्ट कॉइन शो टेल। तो इसका मतलब है, अब समझो यहां कि फर्स्ट कॉइन शो टेल, इसका मतलब जो फर्स्ट हम कॉइन को टॉस करेंगे तब हमें टेल मिलना चाहिए। ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां समझो कि E की अगर मैं सैंपल स्पेस निकालूं, इसकी हम E की इवेंट्स निकाले, तो यहां हमें पता है कि भाई एटलीस्ट 2 हेड हमें चाहिए। 2 हेड तो चाहिए, 2 हेड से ज्यादा हो तो भी चलेगा, है ना। तो 2 हेड से यहां ज्यादा H है तो ये ट्रिपल H चलेगा। फिर देखो 2 हेड्स हमें निकालना है तो ये भी चलेगा, H H T भी चलेगा, ये भी चलेगा क्योंकि 2 हेड्स तो यहां भी है तो H T H चलेगा, और यहां भी 2 हेड्स है ना। अब 2 हेड्स कहीं पर भी नहीं है, तो यहां हमारे ये ई इवेंट्स खत्म हो जाएगी। अब F में क्या लिखा है कि फर्स्ट कॉइन शॉट टेल, मतलब कि फर्स्ट हम जब कॉइन को टॉस करेंगे तब हमें टेल मिलना चाहिए। तो टेल देखो यहां फर्स्ट में मिलता है, यहां भी मिलता है, यहां भी मिलता है और यहां मिलता है ना। तो F की हमारी इवेंट्स क्या आ गई? अब देखो समझो यहां कि ये आ गई टी एच एच आ गई, ये आ गई टी एच टी आ गई, ये टी टी एच है और यहां से ट्रिपल टी, है ना। अब इसकी हमें निकालने हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, अब इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालने आती है। मैंने फर्स्ट में समझा दिया है कि भाई कैसे निकालते हैं। P ऑफ E इज इक्वल टू, अगर E की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है यानी हमें P ऑफ E निकालना है, और P ऑफ E इज इक्वल टू हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ E अपॉन में नंबर ऑफ S, है ना। ये निकालेंगे, लिखेंगे। तो देखो ये S है और इसका नंबर ऑफ S कितना होगा वो आपको पता है 8 होगा।
नंबर ऑफ ई कितना होगा, नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू 4 होगा, और यहां नंबर ऑफ एफ इज इक्वल टू भी 4 होगा। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 ही है, तो यहां रखो नंबर ऑफ ई कितना होगा भाई 4 है, और यहां क्या है 8 है नंबर ऑफ एस, तो ये आ गई 1/2। अब यहां है पी ऑफ एफ, तो ये भी क्या है नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ एस, तो ये यहां भी हो गया 4/8 इज इक्वल टू 1/2। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी आई 1/2 और इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आई। अब समझो मेरी बात, आपकी बुक में जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो पी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाली है। समझो, यहां मैं यहां निकाल के दिखाता हूं, आपकी जो बुक में निकाली है उसके अकॉर्डिंग, बाकी ये सिंपल रास्ता है ना। अब समझो इसकी प्रोबेबिलिटी यहां निकालता हूं कि पी ऑफ ई, असल में प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं समझो यहां कि पी ऑफ ई, तो हमें सारी की सारी जो जितनी भी इवेंट्स है अंदर की, है ना, जितनी भी इवेंट्स है उसकी हमें अलग से प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, यानी कि पी ऑफ एच की निकालनी पड़ेगी, प्लस पी ऑफ एच टी की निकालनी पड़ेगी, प्लस पी ऑफ एच की निकालनी पड़ेगी, प्लस पी ऑफ एच की निकालनी पड़ेगी। अब समझो मेरी बात कि वहां आपको एक क्वेश्चन मार्क भी दिया है कि वहां आपको 1/8 ऐसे करके कुछ क्वेश्चन मार्क भी दिया है, तो वो कैसे निकाला है यहां समझो मेरी बात, एक बार समझो। मैं इसका डिस्क्रिप्शन देता हूं, देखो कि पी ऑफ ई का मतलब, सॉरी पी ऑफ एच का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह होता है कि आपने तीनों बार कॉइन को टॉस किया। क्या किया, तीनों बार कॉइन को टॉस किया। फर्स्ट बार आपने कॉइन को टॉस किया तब आपको हेड मिला, सेकंड टाइम आपने टॉस किया तब भी आपको हेड मिला, थर्ड टाइम आपने टॉस किया तब भी आपको क्या मिला, हेड मिला। तीन में क्या मिलता है, हेड मिलता है। अब समझो मेरी बात, तो मैं क्या करूंगा यहां कि भाई फर्स्ट कॉइन को टॉस करूंगा, है ना, तब मुझे हेड मिलेगा। क्या मिलेगा, हेड मिलेगा। ओके, फिर क्या करूंगा, हेड मिल गया, फिर एंड सेकंड कॉइन को मैं टॉस करूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, हेड मिलेगा, क्योंकि यहां गिवन ही है। देखो हेड की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यहां टेल नहीं है मेरे पास, तो मैं यहां हेड या टेल नहीं लिखूंगा, ओनली हेड ही लिखूंगा। समझो बात को। फिर भाई इस हेड निकाल लिया, फिर लास्ट में मैं फिर से टॉस करूंगा तो फिर से मुझे क्या मिलेगा, हेड ही मिलेगा। अब समझो मेरी बात कि कोई भी आपके पास एक सिक्का है और इस सिक्के को आप टॉस करते हो तो हेड या तो टेल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1/2 होती है, वो आपको पता है ना, क्या होती है, 1/2 होती है। तो इस हेड आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अब यहां क्योंकि एंड है इसीलिए हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक बार समझ में, क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर और होता तो हम एडिशन करते। ये आपके दिमाग में होगा शायद, अगर नहीं है तो याद रख लो कि एंड है तो हम मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। यहां इस हेड की प्रोबेबिलिटी भी होती है 1/2 और यहां इस हेड की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। यहां मल्टीप्लिकेशन करो, ये 1/8 आएगा। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1, ये तो 1 ही होगा, यानी कि 1/8 आएगा। आई बात समझ में। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो तो मैं मुझे यहां से थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। अब समझो मेरी बात, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये थोड़ी सी डेफिनेशन आप एक बार पॉज करके लिख लेना, डेफिनेशन का ही पार्ट हटा दूंगा मैं थोड़ा सा। अब समझो यहां इस पार्ट को मैं यहां उठा रहा हूं, देखो पी ऑफ एच टी है ना, ऐसा कुछ है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई हम जब टॉस करेंगे तब मुझे फर्स्ट में तो हेड ही मिलेगा, यानी कि यहां आएगा हेड, एंड सेकंड टाइम में जब टॉस करूंगा तब भी मुझे हेड मिलेगा। क्या मिलेगा, हेड मिलेगा। थर्ड टाइम में टॉस करूंगा तब मुझे टेल मिलेगा। क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। बट हमें पता है कि हेड मिले या टेल मिले उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होती है, यानी कि यहां इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2, क्योंकि एंड है इसीलिए मैं क्रॉस करूंगा। यहां हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है और यहां क्रॉस करूंगा, और यहां टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही होती है। इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो ये 1/8 आ जाएगा, है ना।
तो यहां भी आया हमारे पास 1/8, इसका भी, इसकी आप सोचोगे इसी तरह करोगे तो भी आपको 1/8 आएगा, और ये इसकी निकालोगे तो भी 1/8 आएगा। यानी कि आपको P ऑफ E इज इक्वल टू मिलेगा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। इन चारों चार की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8। अब कॉमन एलसीएम 8 है क्योंकि, तो इन चारों चार का सम होगा, यानी कि 1 प्लस 1 यानी 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, आगे 1/2। देख लो ये की बात है ना, ये यहां देखो P ऑफ E ऐसे निकालो कि P ऑफ E ऐसे निकालो, बात एक ही है, बट यहाँ आपको थोड़ा सा समझाता है कि भाई कैसे ये 1/8 आता है, ये आपको समझना है। तो आई बात समझ में, ये सिंपल रास्ता है, तो हम यहां से ही स्टार्ट कर निकलेंगे। ओके, ये तो हमने निकाल दी प्रोबेबिलिटी, बट हमने यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अब समझो कि हमें इसको भी मैं हटा देता हूं, इसको भी मैंने हटा दिया। चलो, अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है भाई, कि कोई भी एक इवेंट्स, अगर आपके पास 2 इवेंट्स है तो उसमें से एक इवेंट्स हो चुकी होगी। आई बात समझ में? अगर आपके पास कोई भी 2 इवेंट्स है तो उसमें से एक इवेंट्स तो हो चुकी होगी, तब भी हम उस एक्सपेरिमेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि भाई ये एफ जो इवेंट्स है वो हो चुकी है, तब हमें इस ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। तब हम क्या करेंगे भाई, कि तब हमारे पास ये फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूला में हमें किस चीज की आवश्यकता है? इस चीज की आवश्यकता है। देख लो, P ऑफ E इंटरसेक्शन F, P ऑफ E इंटरसेक्शन F, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन जो चीज है वो लिखो। तो फर्स्ट तो हम ये निकाल देते हैं कॉमन चीज, है ना। देखो कि पहले हम निकालेंगे E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू देखो E और F, इन दोनों में से कॉमन चीज क्या है? कोई है कॉमन चीज? देखो तो ये THH है, देखो ये THH है, फिर कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहां आता है ओनली THH आता है। अब इसकी हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी, यानी कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू, ये हो जाएगा नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 1। तो यहां आएगा नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F इज अपॉन नंबर ऑफ X, आएगा कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो नंबर ऑफ ये क्या है? 1 है, और नंबर ऑफ S ये हमारे पास 8 है, यानी कि ये हमारे पास आ गया 8। अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है इस एक्सपेरिमेंट में। तो समझो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? P E की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कब? F हो चुकी है भाई, ये चीज हो चुकी है, तब हमें इस F की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह बनता है कि E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F, और यहाँ क्या रहा है? जो प्रोबेबिलिटी मतलब जो इवेंट्स हो चुकी है वो आती है। तो इसका हमें आंसर मिल गया 1/8, और P ऑफ F हमने निकाल दिया 1/2, तो ये आ जाएगा यहाँ 1/2। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/8 क्रॉस 2/1 होगा ना ऐसे, तो ये 2 से कट जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 1/4। मतलब P ऑफ E इंटरसेक्शन F, सॉरी E ऑब्लिक F इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/4। ये हमें मिल गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है और इसको कैसे निकाल देंगे। ओके, तो वीडियो को यहां मैं स्टॉप करता हूं। ओके, और आगे हम जो कंडीशनल मतलब प्रोबेबिलिटी के जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलो।